नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ जी भाई, सभी के नाम पढ़ पा रहा हूं मैं। नीरज कुमार, आर के श्रीवास्तव, किंग अविनाश, सनी कुमार, शीनू, AK गेमिंग, हेमलता, प्रांजल वैष्णव, मनीषा चौधरी। ओके, जिसने भी भाई अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। डाउट नट के प्लेटफॉर्म पर चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर रासायनिक ऊष्मागति के PYQ की। ठीक है, रीस्टार्ट सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं PYQ की। तो मैंने पहले भी कहा था बेटा कि PYQ बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो PYQ करना कंपलसरी है। वहां से हमें पता लगता है कि नीट में किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उस तरह के सवाल मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा। और मैं तो रिवीजन करने का भी यही तरीका बता देता हूं आपको कि रिवीजन कैसे करते हैं। अधिकांश बच्चे थ्योरी के नोट्स देखेंगे और नोट्स देखते हैं उनको नींद आ जाती है। मैं कहता हूं बेटा पहले आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए, चाहे तो PYQ लगाइए, चाहे तो कोई से भी क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब टॉपिक आपका रिवाइज हो चुका है, और क्वेश्चन नहीं बन रहे तब आपको थ्योरी पे जाना है और रिवीजन करना है। अगर आप डायरेक्टली थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी। तो क्वेश्चन करके हमें रिवीजन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, प्रणाम गुरुदेव। ओके, सभी का नमस्कार स्वीकार कर लिया भाई। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए बात करते हैं बेटा हम नीट 2024 से। नीट 2024 इसमें सवाल पूछा गया था रासायनिक ऊष्मागति में। क्या सवाल था देखिए सभी लोग। जब किसी आदर्श गैस के 5 लीटर यानी प्रारंभिक आयतन दिया गया है बेटा यहां पर आपके पास में 5 लीटर और 10 एटमॉस्फेरिक ताप, यानी हमारे पास में जो दाब दिया गया है 10 ATM दिया गया है। ठीक है, इस पर समतापी रूप से और समतापी प्रक्रम दिया है यहां पर आपको। समतापी प्रक्रम देखिए सवाल को कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। टीचर से कैसे बन जाते हैं जल्दी सवाल, स्टूडेंट से क्यों नहीं बनते बेटा? एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कीजिए और आपने जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन लगाइए, मतलब फॉर्मूले लिखिए और डाटा को फॉर्मूले में डालिए, इंटरप्रेट कीजिए और आंसर आपके सामने होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। मैंने पढ़ा, एक एक लाइन को डिकोड कर रहा हूं। देखिए 5 लीटर यानी प्रारंभिक आयतन 5 लीटर था और दाब ये था। समतापी रूप से यानी हमारे पास में समतापी प्रक्रम में तापमान क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, आदर्श गैस के लिए। निर्वात में यानी बाहरी दाब, निर्वात यानी वैक्यूम, बाहरी दाब क्या होगा? यहां पर बाहरी दाब आपके पास में क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा और 15 लीटर आयतन तक प्रसारित की जाती है, यानी अंतिम आयतन होगा 15 लीटर। ठीक है, जो जो जानकारी थी बेटा मैंने यहां पर लिख दी है। अब इस जानकारी से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब पूछा है यहां पर प्रसारित हो तो प्रसरण में किया गया कार्य W का मान पूछा गया है और अवशोषित या मुक्त ऊष्मा का मान पूछा गया है, या उसका कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। अब जब भी हमारे पास में निर्वात आ जाए तो यानी बाहरी दाब 0 हो जाता है। यहाँ पर वैक्यूम का मतलब ही पता है कि दाब 0 हो गया, और दाब 0 हो गया तो हम भैया कार्य का मान क्या बताएंगे? 0, क्योंकि कार्य क्या होता है? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो कार्य तो 0 हो गया। कार्य 0 हो गया तो कार्य और ऊष्मा के बारे में बात की। कार्य और ऊष्मा में संबंध कहां से आता है? ऊष्मागति के प्रथम नियम से आता है। तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ऊष्मागति का प्रथम नियम। यहां पर
समतापीय प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम पर, समतापी प्रक्रम पर आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब आपके पास में डेल्टा ई का मान शून्य हो गया और डब्ल्यू का मान शून्य हो गया, तो क्यू का मान है यहां पर भी, ये भी शून्य होगा क्योंकि डेल्टा ई शून्य और डब्ल्यू भी शून्य, तो क्यू भी शून्य हो गया, यानी कार्य और ऊष्मा का मान शून्य हो गया। तो यहां पर बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला ऑप्शन है ऊष्मा और क्रिया का कार्य दोनों शून्य से अधिक होंगे, नहीं, गलत ऑप्शन है। अवशोषित ऊष्मा शून्य से कम होगी और किया गया कार्य धनात्मक होगा, यह भी गलत है। किया गया कार्य शून्य होगा और ऊष्मा भी शून्य होगी। हाँ जी भाई, तीसरा आंसर, थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट। देखिए इतने आसान से सवाल पूछे गए। जो लोग हमसे आरंभ बैच में जुड़े हैं बेटा, ये कंसेप्ट हमने काफी डिटेल में वहां पर कवर किया हुआ है, तो आप लोग भी, जो बच्चे आरंभ बैच में अभी तक नहीं जुड़े, हमसे जुड़ सकते हैं। आरंभ 2.0 में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेटा, वहां पर हमने बहुत ही डिटेल वे में स्टडी किया है। निर्वात में अगर हम बात करते हैं, यानी वैक्यूम, बाहरी दाब शून्य और बाहरी दाब शून्य, डब्ल्यू का मान शून्य, प्रथम ऊष्मागति नियम से हम कह सकते हैं डब्ल्यू शून्य, और डेल्टा ई समतापी प्रक्रम के लिए ये भी शून्य, तो क्यू का मान भी शून्य होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं तब टफ लगता है चैप्टर, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, मजा आने लगता है, सवाल बनने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी नीट 2024 में ही पूछा है। बेसिकली ये री नीट 2024 में पूछा गया था। कुछ बच्चों के लिए दोबारा पेपर, सीधा एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी से सवाल है, डाटाबेस सवाल है। हमारे पास में हो सकता है ये थोड़ा सा दिखने में आपको ब्लरी दिखे। ठीक है, मैं बता देता हूं, यहां पर आपको अणु की सूची दी गई है एक तरफ, और एक तरफ आपके पास में आबंध एंथैल्पी दी गई है। ठीक है, पहली सूची हमारे पास में ये है और दूसरी सूची आपके पास में ये है। यहां पर A अणु है HCl, B है N2, C है H2 और D है O2। ठीक है, और यहां पर इस सूची के लिए इनकी आबंध ऊर्जा 435.8, 498, 946 और 431। ठीक है, ये डाटा बेटा सीधा एनसीईआरटी से, अगर किसी ने ऊष्मा गति की एनसीईआरटी पढ़ी है तो सीधा डाटा वहां से दिया होगा, ब्लॉक टेबल बनी हुई है। ठीक है, वहां पर बंद ऊर्जा का मान दिया हुआ है, औसत बंद ऊर्जा का मान। ठीक है, अब सर हमें तो डाटा याद नहीं रहता, मैं याद करने को भी नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सीधा एनसीईआरटी से सवाल बनाया है नीट 2024। हमेशा एनसीईआरटी सवाल आता है। अब कैसे मिलाएं हम इसको आपस में मिलान करना है। कॉमन सेंस से अगर हम बात करते हैं इनकी संरचना की, तो HCl की अगर बात करें, HCl में सिंगल बॉन्ड होगा, N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, H2 में सिंगल बॉन्ड होता है और O2 में डबल बॉन्ड होता है। सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा किसकी होगी भाई? यहां पर सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा ट्रिपल बॉन्ड की होगी, यानी ये बी का आंसर तो क्या होगा, 946, बी का आंसर थर्ड। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी, डबल बॉन्ड की होगी, O2 की, यानी डी का आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। डी का सेकंड, बी का थर्ड, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारे पास में क्या हो गया लाला, करेक्ट हो गया। हाँ जी भाई, सीधे सवाल आ रहे। अरे कॉमन सेंस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, किसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी या किसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, जल्दी से बताइए। सर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो भाई उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। कॉमन सेंस, यानी N2
यानी तीसरा होगा ए का तीसरा, सॉरी बी का तीसरा होगा, तो बी का तीसरा यानी तीसरे और चौथे ऑप्शन में से एक आंसर। फिर O2 के लिए चाहिए, O2 के लिए इससे ज्यादा 498 यानी डी का आंसर क्या हो जाएगा 2। तो बेटा वहां पर समय का सदुपयोग करना है। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग फॉर अस, क्योंकि एक सवाल 1 मिनट के अंदर हमें वहां पर करना है लगभग। तो क्या करना है, पूरा सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको केवल ऑप्शन से मिलाना है। ठीक है, बहुत सारी, जैसे कि हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में संतुलन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो संतुलन में मैं आपको यही ट्रिक देता था कि अगर आप डिटेल में सॉल्व करेंगे, 2 मेथड हमने सीखे थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा था ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन मेथड। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, लेकिन मैंने एग्जाम के लिए आपको ये ट्रिक दिया था कि ऑप्शन से हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन से सॉल्व करने से क्वेश्चन जल्दी होगा, आपको वहां पर क्वेश्चन जल्दी करना है और सही करना है साथ में। तो हमेशा ये भी ध्यान रखिए, वहां पर ये नहीं दर्शाना है कि हमें सब कुछ आता है, हम एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। भाई कम समय में सवाल को सही करना है, यही बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नीट 2024 का सवाल पर। देखिए एक एक साल में कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये भी नीट 2024 का ही सवाल है। अब यहां पर मैं आपको जो सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से, लंबा तरीका नहीं, ठीक है। 300 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया दे रखी है आपके पास, E2 गैस से 3B2 गैस क्रिया करके आपके पास में 2AB3 गैस बना रहे हैं। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिया हुआ है, यानी E2 गैस प्लस 3B2 गैस क्रिया करके बेटा आपके पास में 2AB3 गैस बना रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिया है डेल्टा H का प्लस 15 किलो जूल, और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान पूछा है, डेल्टा U का मान आपसे पूछा है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेल्टा H और डेल्टा U में संबंध, एंथैल्पी परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में संबंध रासायनिक अभिक्रिया के लिए। ये याद हो जाना चाहिए, दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि इस पे इतने सवाल हमने किए हैं और साथ में नीट में भी इसने भर भर पे सवाल पूछे। अगर मैं आपसे बात करूं तो नीट 2023 में सीधा फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछ लिया था भाई। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं नीट 2023 का। एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में क्या संबंध है? हाँ जी भाई बताइए, एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में क्या संबंध है? देखो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नीट का, एनटीए वालों का ये, इस पे सीधा सवाल भर भर के पूछते हो। इस बार तो मतलब 2023 में सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया था। क्या फॉर्मूला था? डेल्टा H और डेल्टा U बराबर डेल्टा H प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, जहां पर डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा NG क्या है? गैसीय उत्पाद के गुणांक का योग माइनस गैसीय क्रियाकारक के गुणांक के योग, R गैस नियंत्रक, T तापमान। ये संबंध था, इस संबंध पे ही सीधा फॉर्मूला, मतलब इस संबंध पे ही सवाल बना लिया। ये कौन सा फॉर्मूला सही होगा? तो पहला ऑप्शन यहां पर सही है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, ला लाऊं पहला नीट 2023 में, और इसी पे बेटा नीट 2024 में सवाल पूछा है। अब इस सवाल के लिए देखो कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन हमें वो नहीं करनी है। अब डेल्टा H का मान दे रखा है और डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT ये संबंध है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा NG का मान अगर हम निकालें, डेल्टा NG का मान यहां पर 2 है, इसका गुणांक यहां पर 3 है और इसका 1 है, यानी 2 माइनस 1 प्लस 3 यानी माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया। डेल्टा NG का मान माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो आपसे डेल्टा U का मान पूछा, तो डेल्टा H का मान हो गया हमारे पास में 15 किलो जूल, सब यहां पर जूल में है तो 15,000 जूल हो जाएगा, प्लस डेल्टा U प्लस माइनस का डेल्टा NG का मान है -2 और R का मान है 8.3 और तापमान दे रखा है बेटा आपको 300 केल्विन।
हाँ जी। अब क्या इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने वाले हैं क्या? हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करने वाले, हम ऑप्शन से जाएंगे। देखिए 15,000 और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी आंसर 15,000 से ज्यादा ही होगा। 15,000 जूल से ज्यादा वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है लाला जी यहां पर आपको? हाँ जी, 15,000 जूल से ज्यादा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है सर, 15,000 जूल से ज्यादा वाला। तो पहला आंसर देखिए, वहां एग्जाम में भी आपको यही करना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगे, नहीं सर मैं तो यहां पर जोड़ बाकी करूंगा, हाँ जी मैं तो गुणा करूंगा 8.31 को 300 से, यानी 831 इंटू 3 फिर इंटू 2 फिर उसको इसमें जोड़ूंगा। अरे भाई क्यों समय खराब कर रहा है तू? टाइम कीमती है कि नहीं है तेरे पास? समय नहीं खराब करना है। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन को जितना अप्रोक्सीमेशन करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से डेल्टा यू का मान आ जाएगा 15,000 प्लस, और लगभग आपके पास आएगा 19,988.4 जूल। पहला ऑप्शन। चमका के नहीं चमका, ठीक है? तो वहां पर सवाल में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। अगर आप खुद से कैलकुलेशन करने लगे, हो सकता है कोई सवाल में आए, लेकिन हमें कॉमन सेंस से देखना पूरे चैप्टर में हम कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये तो बहुत ही आसान सवाल आया था, मतलब अगर ये सवाल नहीं हो रहा है तो बेटा मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर आप, क्योंकि ये सवाल तो सभी का बनना चाहिए। इतना आसान सवाल तो नीट की हिस्ट्री में नहीं आया हुआ है, ठीक है? ये भी नीट 2024 का सवाल है, सीधा आपसे पूछ लिया था। समतापी प्रक्रम क्या है? हाँ जी, समतापी प्रक्रम। एक बच्चा बोल रहा है अनुराग चौबे सर ये वाला भी तो 15,000 से ज्यादा है। भाई साहब अनुराग चौबे जी, इनका सम्मान कैसे करें? 15,000 बड़ा या 1,999 बड़ा? हाँ जी अनुराग चौबे जी, थोड़ा मतलब अपनी आंखों को खोलिए। हाँ जी, यहां पर पूछा है समतापी प्रक्रम, बहुत ही आसान सवाल था भाई। तो ए आपके पास में समतापी प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम में तापमान नियत होता है स्थिर तापमान, यानी ए के लिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बी के लिए अगर हम बात करते हैं बेटा, बी के लिए सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम में आपके पास में आयतन स्थिर हो जाएगा, यानी बी के लिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सी के लिए हम बात करते हैं समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम में आपके पास में दाब स्थिर हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। और डी के लिए अगर हम बात करते हैं रुद्रोष प्रक्रम, जहां पर निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये आपके पास में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल पूछा है नीट 2024 में, ठीक है? फोर्थ आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के लिए। अगला सवाल ये भी आपके पास में ऊष्मागतिकी का है। सवाल में यहां पर पूछा है, ये भी नीट 2024 में ही पूछा गया था बेटा। सवाल भर भर के लगातार पूछे जाते हैं ऊष्मागतिकी और ऊष्मा रसायन से। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है? आपसे पूछा है एंट्रोपी कहां कहां बढ़ती है। हाँ भाई, अब एंट्रोपी क्या होती है? सर एंट्रोपी जहां पर अव्यवस्था या यादृच्छिकता ज्यादा हो, जहां पर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी, वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी। कैसे कैसे बढ़ती है? अगर आपके पास में गैस के मोल्स ज्यादा होंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तापमान बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है? हर एक ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला बोला है द्रव को वाष्प में वाष्पित होता है, तो द्रव यानी लिक्विड से गैस बन रहा है, तो द्रव में और गैस में कहां पर एंट्रोपी ज्यादा होती है? गैस में ज्यादा होती है, यानी यहां पर आपके पास में एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी ए में तो क्या होगी? बढ़ेगी, ए ऑप्शन में, ठीक है? एक क्रिस्टलीय ठोस का तापमान 130 केल्विन से 0 केल्विन कर दिया, तापमान घटा दिया
तो अव्यवस्था और कंपनता कम होगी, और कंपनता कम होगी तो एंट्रोपी भी कम होगी। यानी बी में आपके पास में, बी ऑप्शन में एंट्रोपी घटेगी। सी ऑप्शन की बात करते हैं लाला जी। हाँ जी लाला, सी ऑप्शन में 2NHCO3 ठोस, ये भी ठोस, ये गैस और ये गैस। अगर हम बात करते हैं यहां पर डेल्टा Ng का जो मान होगा, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर 1 और 1+2, तो तीसरे ऑप्शन में डेल्टा Ng का मान बन रहा है, यानी गैसीय उत्पाद बढ़ रहे हैं, और गैसीय उत्पाद आपके पास में बढ़ रहे हैं जी, तो अव्यवस्था बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी सी ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी। डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, Cl2 गैस, ये क्या हो रही है, टूट रही है, द्विपरमाणुवीय गैस एक परमाणुवीय गैस में बदल रही है। यानी यहां पर गैस के 1 मोल थे, यहां पर 2 मोल थे, गैस के मोल बढ़े तो अव्यवस्था बढ़ेगी और आपके पास में एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, यानी डी में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। यानी कौन कौन से ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, ए में, सी में और डी में। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी भाई, बन रहे सवाल, तो देखिए इतने आसान से सवाल बन रहे हैं। अब जो बच्चे आरंभ बैच में हमसे जुड़े थे वो तो यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नीट 2025 में दिन ब दिन दिन कम होते जा रहे हैं और तैयारी आपकी ज़्यादा होती जानी चाहिए, कोर्स आपका जल्दी होता जाना चाहिए, सवाल आपके ज़्यादा लगने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल ये भी नीट 2024 का ही सवाल है। नीट 2024 का सवाल, 25 डिग्री तापमान पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस, यहां पर तापमान दिया हुआ है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग 298 केल्विन, और 1 मोल H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहां पर दी हुई है आपको 20 एटमॉस्फेरिक दाब से 10 एटमॉस्फेरिक दाब तक, 20 ATM से 10 ATM, यानी ये प्रारंभिक दाब है और ये अंतिम दाब है। उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम से, प्रक्रम कौन सा दे रखा है, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम, के दौरान किया गया कार्य, यहां से आपसे पूछे। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला में 0 कैलोरी, दूसरे में -413.14 कैलोरी, तीसरे में 413.14 कैलोरी और चौथे में है 100 कैलोरी। इतनी सारी चीजें दे दी है, मैं बिना कैलकुलेशन को इस सवाल को हल करूंगा। कैसे, आपको बोला हाइड्रोजन गैस है, पहले दाब था 20 ATM और अभी दाब है 10 ATM, और तापमान समान है। अब तापमान समान है क्योंकि समतापीय प्रक्रम है, और दाब घटा रहे हैं, यानी क्या हुआ होगा, गैस का प्रसार हुआ होगा। अब गैस के प्रसार में कार्य क्या होता है जी, गैस के एक्सपांशन में सर कार्य ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक तो केवल एक ही ऑप्शन है जी, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, यानी आंसर क्या हो गया, दूसरा। हाँ जी भाई, 1 मिनट से कम में आपके पास में सवाल हो गया है। ठीक है, सीधा हल करना ही नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। यहां से हम बोल सकते हैं भाई दाब घट रहा है, दाब घट रहा है तो आयतन बढ़ेगा, समतापीय प्रक्रम में आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं, गैस का प्रसार होगा। तो गैस के प्रसार में कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, गैस के प्रसार में कार्य ऋणात्मक। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, तो सीधा हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के चुल होगी, मतलब उनको चाहिए कि सर हमें तो प्रॉपर वे में चाहिए, तो भाई सीधा फॉर्मूला था ना, वो भी हम लिख सकते हैं। क्या था, W बराबर रिवर्स अब है उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम ने, हमने फॉर्मूला भी निकाला था,
माइनस एन आर टी एल एन V2 बटा V1 और माइनस एन आर टी एल एन P1 बटा P2। ठीक है, यहां पर आपको दाब दे रखा है तो यहां पर ये रख देंगे। कितने मोल दे रखे हैं आपको? 1 मोल दे रखा है, -1 इंटू आर का मान 8.31 जूल। यहां पर कैलोरी में दे रखा है तो आर का मान कैलोरी में हम 2 लेंगे, आर का मान कैलोरी में 2 लिया। तापमान 298 केल्विन, एल एन P1 बटा P2 20 बटा 10। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा -413.4 कैलोरी। एक तरीका ये था, इतना लंबा। यहां पर कैलकुलेशन भी करना होगा आपको, 2 को 298 से गुणा करना पड़ेगा, लगभग 600, और ln 2 का मान यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करके आपके पास में ये आंसर आएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका कॉमन सेंस। अगर आपने क्लासेस बहुत अच्छे से लिए, मेन क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि गैस के प्रसार में कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक में एक ही ऑप्शन है, वहां पे आप ये टिक कर दीजिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे के सवाल के लिए। अगला सवाल नीट 2023 में पूछा गया था। क्या सवाल है? अभिक्रिया आपको दी गई है और अभिक्रिया की ऊष्मा भी दी गई है, अभिक्रिया की एंथैल्पी। ठीक है, 2H2 गैस से O2 गैस से 2H2O गैस बन रहा है। यहां पर इस अभिक्रिया की एंथैल्पी दे रखी है -483.64 किलो जूल, और आपसे पूछा है 1 मोल जल के विघटन की एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगी। तो 1 मोल जल के विघटन की अभिक्रिया हम लिख सकते हैं, H2O से आपके पास में H2 गैस प्लस O2 गैस। इस अभिक्रिया की ऊष्मा पूछी गई है। हाँ जी भाई, ऊष्मा रसायन में हमने पूछा है, बार बार किया है इस प्रकार का सवाल, किया है कि नहीं किया है। इस अभिक्रिया की ऊष्मा दे रखी है, इस अभिक्रिया की ऊष्मा, इससे ये कैसे निकालेंगे? सर इस अभिक्रिया को उल्टा कर दीजिए। जब अभिक्रिया को हम उल्टा करते हैं लाला जी, अभिक्रिया की एंथैल्पी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, साइन बदल जाता है। उल्टा कर दिया जी, उल्टा कर दिया हमने, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2H2O गैस से 2H2 गैस प्लस O2 गैस। उल्टा करने पर साइन बदल गया, यानी क्या हो गया? आपके पास डेल्टा H का मान 483.64 किलो जूल। और इस अभिक्रिया से ये वाली अभिक्रिया कैसे बनाएंगे? इस अभिक्रिया को 2 से विभाजित कर दो। अगर अभिक्रिया को 2 से विभाजित कर देते हैं तो अभिक्रिया की ऊष्मा को भी किससे विभाजित करना होगा जी? सर 2 से करना होगा। तो इस अभिक्रिया के ऊष्मा का मान आ जाएगा 483.64 बटा 2। हाँ जी भाई, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? यहां से तो हमें दूसरा ऑप्शन लग रहा है, ये लगभग 241.82 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इतने आसान से सवाल पूछे जाते हैं ऊष्मा गति से। फिजिकल केमिस्ट्री को लोग यूं ही बदनाम करते हैं भाई, ये तो बड़ी आसान सी चीज है। यहां पर देखो सवाल कैसे आसानी से हो जाते हैं। बस ध्यान रहे, आपने अच्छी जगह से पढ़ा हो, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा हो, आपने सवाल अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, ठीक है, तो आपको नीट में सवाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला सवाल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीधा पूछा गया था नीट 2023 में, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन में क्या संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2022 पे भी सवाल पूछा है। 300 केल्विन ताप पर, तापमान क्या दे दिया आपको? 300 केल्विन, और इस तापमान पर आदर्श गैस के 1 मोल समतापीय प्रक्रम में, 1 मोल समतापीय प्रक्रम में, 1 मोल समतापीय, यानी तापमान क्या हो गया जी? नियत हो गया।
1 लीटर से आपके पास में 10 लीटर तक प्रसार होता है गैस का, तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा यू का मान, आदर्श गैस के लिए डेल्टा यू क्या होता है, n CVm डेल्टा टी। अब समतापीय प्रक्रम में हम बोलते हैं तापमान नियत, यानी T1 बराबर T2 और डेल्टा टी का मान 0। हाँ जी भाई, डेल्टा टी का मान 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में डेल्टा यू का मान क्या होता है, 0। कौन सा ऑप्शन है जी, 4th ऑप्शन है। हाँ जी भाई, सीधा इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं बड़े आसान से, पर ये जब बनेंगे आपको जब आपने डिटेल में क्लास ली होगी, हर एक थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उस पर काफी सारे सवाल प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से अपने घर पर जाने का कभी आप रास्ता नहीं भूलते, क्यों नहीं भूलते सर, घर हम अनेक बार गए, बहुत सी बार हमें घर के रास्ते पर हम जा चुके हैं, तो घर का रास्ता हम नहीं भूलते। तो बेटा एक ही कंसेप्ट पर जब आप बार बार एक ही कंसेप्ट पे सवाल लगाएंगे तो आपके वो कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर उस कंसेप्ट पे अगर नीट में सवाल हो गया, डेफिनेटली आपका सवाल बनने वाला है। तो मैं कहता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक ही कंसेप्ट के कितने सवाल लगाने जरूरी है। भाई जितने लगा सकता है उतने सवाल लगा, क्योंकि अगर तू बार बार लगाएगा एक ही कंसेप्ट पे सवाल तो कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि सारा ही समय एक ही कंसेप्ट पे दे देंगे, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को इक्वल वेटेज दे, क्योंकि बेटा सिलेक्शन तीनों से होता है, एक ही सब्जेक्ट से नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। नीट 2022 का एक और सवाल, 300 केल्विन पर जब गैस का 1 मोल उत्क्रमणीय एवं समतापीय रूप से 5 एटीएम से 1 एटीएम पर प्रसारित किया जाता है तो क्या कार्य होगा। बेटा सेम सवाल 2022 में पूछा था और सेम ही कंसेप्ट पे सवाल 2024 में, कोई भी अंतर नहीं है, एक ही कंसेप्ट। देखिए एक ही कंसेप्ट के सवाल लगातार बार बार धुआंधार पूछे जाते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट है, फिर से यहां पर हम बात करते हैं। तापमान दे रखा है आपको 300 केल्विन, ठीक है। गैस के मोल दे रखे हैं 1 मोल, उत्क्रमणीय समतापीय रूप से, प्रक्रम का मतलब दे रखा है किस प्रक्रम से जाएगा, उत्क्रमणीय समतापी। जहां पर प्रारंभिक दाब था आपके पास में 5 एटीएम और अंतिम दाब है बेटा आपके पास में 1 एटीएम। समतापीय प्रक्रम में यदि दाब घट रहा है तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा ना भाई। आदर्श गैस के लिए क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। तापमान नियत है, आर नियत है, एन नियत है, यानी ये नियत है। अब ये तीनों नियत हो गए तो पी बढ़ रहा है तो वी घटेगा और पी घट रहा है तो वी बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए पहले दाब ज्यादा था, अब दाब कम है। अब दाब कम है यानी क्या हो रहा है, आयतन बढ़ेगा, और गैस का आयतन बढ़ेगा तो कार्य क्या होगा। और कॉमन सेंस बेटा यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, गैस प्रसारित हो रही है, प्रसारित में कार्य का मान क्या होता है। हाँ जी भाई, कार्य का मान जल्दी से बता दीजिए, नेगेटिव होता है। तो क्या सोल्व करने की जरूरत है क्या जी इसको, नेगेटिव कार्य तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है जी, तीसरे ऑप्शन में। तीसरा आपके पास में आंसर हो जाएगा, कुछ भी सोल्व नहीं करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो जानकारी है उसी से आंसर। हाँ जी, अब लेकिन कुछ को है कि हमें डिटेल में सोल्व करना है, कर दिए जी, फिर से वही सूत्र लग जाएगा। W का मान क्या होता है जी, रिवर्सिबल वे में समतापीय क्रमण में माइनस NRT ln P1 बटा P2 माइनस, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 2.303 NRT log P1 बटा P2, सब मान रख दीजिए, माइनस 2.303
n एक मूल गैस है। आंसर जूल में निकालना है। आर का मान भी दे रखा है 8.314, तापमान 300 केल्विन इंटू लॉग 5/1, लॉग 5 का मान भी दे रखा है। सारे मान आप जब रखेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा -4014.6 जूल। पर हम कहते हैं इतना करना है क्यों जी, इतना करना ही क्यों है जी? क्यों? क्योंकि हमें तो यहां से ही पता लग गया गैस प्रसार हो रही है और गैस का प्रसारण में कार्य ऋणात्मक होता है। तो कौन सा ऑप्शन है जी? तीसरा सीधा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। 2022 में एक और सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पीवी वक्र अधिकतम कार्य को दर्शाता है? बेटा हमने देखा है पीवी ग्राफ के अंदर का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य के मान को दर्शाता है। किस ग्राफ में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? हाँ जी भाई, किस ग्राफ में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? सर यहाँ पर ही एरिया सबसे ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ तो है ही नहीं एरिया, तो सबसे ज्यादा एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही बेटा सबसे ज्यादा कार्य का मान होगा। आंसर कौन सा हो गया जी? पहला। ठीक है, बहुत आसान से सवाल आते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना होता है, क्लास के कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो सवाल ऐसे ही बनने लगते हैं। अगला सवाल नीट 2021 का। नीट 2021 में अभिक्रिया दी गई है समभागी। समभागी का मतलब क्या होता है? यहां पर जो सभी अभिकर्मक है, क्रियाकारक और उत्पाद सभी एक ही भौतिक अवस्था में उपस्थित है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान दिया हुआ है और डेल्टा एस का मान दिया हुआ है। एंथैल्पी परिवर्तन दी गई है और एंट्रोपी परिवर्तन आपको दिया गया है। अभिक्रिया किस ताप पर? साम्यावस्था पर होगी। ठीक है, साम्यावस्था पर क्या होता है? साम्यावस्था की अगर हम बात करें, साम्यावस्था पर ताप डेल्टा जी का जो मान होता है 0 होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है, यानी डेल्टा जी का जो मान होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान 0 होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, तो तापमान का मान आ गया डेल्टा एच बराबर डेल्टा एस। डेल्टा एच का मान दे रखा -30 किलो जूल, और जूल की बात करेंगे तो -30 इंटू 1000, -30,000 जूल, और डेल्टा एस का मान दे रखा है -100। तो यहां से आपके पास में तापमान का जो मान आया वो आया 300 केल्विन। हाँ जी सर, 300 केल्विन तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो 300 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो तापमान हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ ऑप्शन जी करेक्ट है जी। साम्य अवस्था पर हमारे पास में यहां पर तापमान का मान पूछा था। देखिए इतने आसान से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नीट 2021 में एक और सवाल पूछा गया है, समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के लिए अनुत्क्रमणीय प्रसरण के लिए कौन सा विकल्प सही है? अब क्या कंडीशन दी गई है यहां पर? समतापीय, और समतापीय में भी अनुत्क्रमणीय। प्रसरण के लिए कौन सा मान सही है? आदर्श गैस के लिए बात की गई है। आदर्श गैस के लिए समतापीय प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान तो क्या होता है जी? 0 होता है। डेल्टा एच का मान 0 और डेल्टा यू का मान भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और यहां पर क्या बोला है आपको? अणुत्क्रमणीय बोला है। उत्क्रमणीय तरीके से अगर हम बात करते तो कुल एंट्रोपी परिवर्तन का मान 0 होता, लेकिन अगर हम बात करें अणुत्क्रमणीय तरीके से
तो ये क्या बोलता है भाई, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यही बोलता है ना हमारे पास में कि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो अनुत्क्रमणीय तरीके में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, कुल एंट्रोपी परिवर्तन 0 से ज्यादा होगी। कौन सा ऑप्शन है जी? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये 0 हो गया, ये 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो सीधे क्लास नोट से सवाल बनते हैं। एनसीईआरटी नीट 2021 में इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। बात करते हैं नीट 2021 में, निम्न में से कौन सा विकल्प 1 मोल आदर्श गैस के लिए सही है? CV एवं CP के लिए पूछा गया है। CV आपके लिए होती है बेटा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, और CV बेटा जो आपके लिए होता है स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो हमें संबंध यहां पर इसका तो याद ही है, ये कौन सी समीकरण है? मेयर समीकरण, CP माइनस CV बराबर R, इसी को हम कहते हैं मेयर समीकरण। कौन सा ऑप्शन है जी? दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सीधा फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं। हाँ जी, नीट 2020 का सवाल बंद एंथैल्पी पर सवाल पूछा गया। मानक अवस्था पर, मानक अवस्था जहां पर तापमान 298 केल्विन होता है और दाब एक बार या एक वायुमंडलीय दाब होता है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिए रखा है। इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन यानी अभिक्रिया की ऊष्मा का मान दे रखा है बेटा -109 किलो जूल प्रति मोल, और यहां पर H2Br2 की बंद एंथैल्पी का मान भी दे रखा है 435 किलो जूल और 192 किलो जूल, और HBr की बंद एंथैल्पी का मान पूछा गया है। तो बेटा बंद एंथैल्पी और अभिक्रिया की ऊष्मा में एक संबंध है। देखिए अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की जो ऊष्मा होती है ये आपके पास में क्रियाकारक की बंद ऊष्मा का योग, और इसमें से बेटा उत्पाद की बंद ऊष्मा के योग को हम घटा देंगे। ये आपके पास में अभिक्रिया की ऊष्मा के बराबर है। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें, इसकी जो ऊष्मा दे रखी है -109। अगर हम बात करते हैं क्रियाकारक क्या है, H2 की बंद प्लस Br2 की बंद ऊष्मा -2 इंटू HBr की बंद ऊष्मा। ठीक है, H2 की बंद ऊष्मा का मान दे रखा है आपको 435 -109 बराबर 435 प्लस 192 -2 इंटू बंद ऊष्मा HBr की। यह भी क्रिया बन गई। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास में बन जाएगा 2 इंटू HBr की बंद ऊष्मा बराबर 435 प्लस 192 और प्लस का 109। ये आपके पास में आएगा बेटा 2 इंटू बंद ऊष्मा HBr की 736 के बराबर। इनका योग करेंगे तो आप, और HBr की जो बंद ऊष्मा आ जाएगी यहां से 736 बटा 2 यानी 368 किलो जूल। 368 किलो जूल यानी पहला ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है। तो बंद ऊष्मा पर इस प्रकार से सवाल पूछा गया।
सीधा ये सूत्र पता होना चाहिए, अभिक्रिया की ऊष्मा बराबर क्रिया कारक की बंद ऊष्मा का योग और उसमें से उत्पाद की बंद ऊष्मा के योग को हम घटा देंगे। ठीक है, अगला सवाल नीट 2020 का। यदि अभिक्रिया के लिए 450 केल्विन पर तापमान दे रखा है भाई आपको 450 केल्विन पर अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी का जो मान है ये दे रखा है 30 किलो जूल प्रति मोल और समान तापमान पर अभिक्रिया की एंट्रोपी परिवर्तन, अभिक्रिया की एंट्रोपी परिवर्तन का मान है, पूछा गया है क्या होगा ताकि आपके पास में जो प्रक्रम है वो क्या हो, स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कब होता है, जब डेल्टा जी का मान क्या होता है हमारे पास में ऋणात्मक होता है। डेल्टा जी का मान क्या होगा हमारे पास में, अगर हम बात करें डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर ग्रेटर देन टी इंटू डेल्टा एस। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तापमान का मान दिया हुआ है, एंथैल्पी का मान दिया हुआ है, तो डेल्टा एस का मान क्या होगा इस अभिक्रिया से, डेल्टा एच बटा टी से ज्यादा अगर मान होगा इसका तो आपके पास में अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच का मान कितना दे रखा है 30,000 जूल और ये आपके पास में 450, इससे ज्यादा अगर डेल्टा एस का मान होगा तो यहां से डेल्टा एस का मान इससे ज्यादा यानी 66.66 के अराउंड आ रहा है। यानी इससे ज्यादा कौन सा मान है 66.66 से ज्यादा एक ही मान है डेल्टा एस का 70। यानी अगर ये मान होगा तो अभिक्रिया आपके पास में स्वतः ही होने लग जाएगी। ठीक है, हाँ जी भाई, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। नीट 2020 में एक और सवाल पूछा गया, 2Cl गैस से Cl2 गैस। हाँ जी भाई, यहां पर क्या हो रहा है, 2 Cl के परमाणु एक Cl2 का अणु बना रहा है, परमाणु से अणु बन रहा है। यानी यहां पर आपके पास में गैस के 2 मोल थे और गैस का 1 मोल बन रहा है। अब गैस के मोल घट रहे हैं तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, डेल्टा एस का मान घटेगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में, पहला और तीसरा। और बंध बन रहा है, बंध जब बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होगी यानी डेल्टा एच का मान भी क्या होगा आपके पास में, नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव, डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव। पहला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। देखिए निर्माण यहां पर क्या हो रहा है, बंध बन रहा है, बंध निर्माण ऊष्मा क्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जहां पर डेल्टा एच का मान भी ऋणात्मक और 2 मोल से क्या हो रहा है 1 मोल ही बन रहा है। तो यहां पर डेल्टा एस का मान भी घटेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया जी, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी नीट 2020 में पूछा गया था। सुक्रोज का जल अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया है सुक्रोज और इसके साथ जल की अभिक्रिया करा दी तो आपके पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक का मान दिया हुआ है, केसी का मान दिया हुआ है, तो उसी तापमान पर अभिक्रिया का मान क्या होगा, अभिक्रिया के डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा। ठीक है भाई, क्या संबंध है, देखिए डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के, या फिर अगर हम इसको लॉग में परिवर्तित कर देंगे तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के, जहां पर के क्या है साम्य नियंतांक,
आर का मान यहां पर रख सकते हैं -8.314। तापमान क्या दे रखा है 300 केल्विन, और के का मान दे रखा है आपके पास में 2 × 10⁻13, 2 × 10⁻13। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी भाई, सेकंड ऑप्शन यहां से आपके पास में करेक्ट हो गया। तो सीधे फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन यहां से बनते, सीधे फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन बनते। 2020 में एक और सवाल पूछा गया था हमसे, किसी आदर्श गैस के लिए रुद्रोष्म परिस्थिति। रुद्रोष्म परिस्थिति क्या होती है? जहां पर निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी यहां से हमें पता लग गया Q का मान 0 हो गया रुद्रोष्म प्रक्रम में। और यहां पर आपको क्या बोल रखा है? मुक्त प्रसरण, यानी मुक्त प्रसरण यानी बाहरी आपके पास में दाब। इसका मतलब हो गया बाहरी दाब 0 हो गया, और बाहरी दाब 0 हो गया तो कार्य का मान भी क्या हो गया? 0 हो गया। और ऊष्मा गति के प्रथम नियम से हम कह सकते हैं Q का मान 0 है और W का मान 0 है, तो डेल्टा E का मान भी क्या हो गया? 0 हो गया। और डेल्टा E का मान 0 हो गया तो यहां से डेल्टा E क्या होता है? NCVM डेल्टा T। तो यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा T का मान भी 0 हो गया। ये कहां से कह सकते हैं बेटा हम? डेल्टा E बराबर Q + W। Q 0, W 0, तो डेल्टा E 0, और डेल्टा E 0 तो डेल्टा T 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? Q 0, डेल्टा T 0, W 0, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सीधा डेफिनेशन से यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। देख सकते हैं आप रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम क्लास को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी से मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं कि सभी लोग अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी का मेथड बदल दीजिए। रिवीजन कैसे करना है? आप लोग क्या करते हैं? क्लास नोट्स खोल लेते हैं और नोट्स खोलते ही आपको नींद आने लग जाती है। ऐसा ही होता है क्या? ऐसा नहीं करना है भाई। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्लास नोट्स पढ़िए, लेकिन उसके पहले क्लास नोट्स से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्लास नोट्स बहुत लंबे होते हैं और इतना लंबा बार बार पढ़ के नींद आ जाती है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन लिखिए। शॉर्ट नोट्स में क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आपके रिवीजन पर दिखेगा। फटाफट से आपके पास में 20 पन्ने के नोट्स 2 या 3 पत्ते में होंगे, तो आपके पास फटाफट से रिवीजन होगा, और रिवीजन अच्छा होगा तो क्वेश्चन आप जल्दी लगा पाएंगे, ज्यादा लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका रिवीजन करने का, जिस भी टॉपिक का आप रिवीजन कर रहे हैं उस टॉपिक के पहले सीधे क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपने सीधे क्वेश्चंस लगाए, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, तो वहां से आपको सीखने का मिलेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा वीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो लंबे समय तक उस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलेज और डेफिनेशन याद रहेगी। सीधा आप क्या करते हैं? पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पे नहीं, पहले क्वेश्चन पे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले लगाइए, क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं फिर उसकी थ्योरी पढ़िए। ठीक है, अब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो फिर तो उसको पहले थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी भाई। फिर क्या होगा? जिन्होंने एटलीस्ट क्लास लेक्चर अटेंड किए हैं तो पहले नोट्स की जगह पहले क्वेश्चंस लगाइए, फिर थ्योरी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।